अब हम अगला टॉपिक लेते हैं वाष्पीकरण। यानी वाष्पीकरण क्या होता है? एक होता है क्वथन। क्वथन कहते हैं उबलने को, जब द्रव पदार्थ गर्म करने को उबलता है उस क्रिया हम क्वथन कहते हैं। और वाष्पीकरण यानी द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। यहाँ देखेंगे परिभाषा को, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। हो जाना। अच्छा, अब जैसे हम कई बार देखते हैं कि सर्दी क्या नाम है, सर्दी के दिनों हम देखते हैं कई बार कि नल का जो पानी आता है या कुएं से जो पानी निकालते हैं या बोरिंग से जो पानी निकालते हैं, प्राप्त करते हैं, उसमें पानी की भाप निकलती रहती है। वो क्रिया वाष्पीकरण की है। तो जो कुएं से जो पानी प्राप्त होता है उसका तापमान 100 डिग्री तो नहीं है, कम तापमान पर ही वाष्प बन जाती है। इसका मतलब परिभाषा देखिए आप दोबारा से कि क्वथनांक से कम तापमान पर, यानी क्वथनांक के इतना तापमान, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, हमें उतना तापमान नहीं करना है, उससे कम तापमान पर ही ये वाष्पीकरण क्रिया हो जाती है। अच्छा, अब लेते हैं अगला बिंदु इसका, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला कारक लेते हैं नंबर 1, सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल के बढ़ने वाले वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा। हम ये प्रयोग द्वारा भी इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए एक परखनली लेते हैं, एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं। परखनली में 5 ml जल ले लिया और चीनी मिट्टी की प्याली में भी 5 ml जल ले लिया। दोनों में जल की बराबर बराबर मात्रा ले ली। अगर उसको किसी खिड़की के पास हम रख दें और 2-3 दिन बाद उसका फिर से निरीक्षण करें तो हम पाएंगे कि परखनली में वाष्पीकरण कम हुआ और जो खुली जो प्याली है चीनी मिट्टी की उसमें वाष्पीकरण अधिक तेजी से हुआ, ज्यादा हुआ, क्योंकि उसकी सतह अधिक थी और परखनली में जो पानी की सतह थी वो कम थी। अर्थात सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यही कारण है कि हम गीले कपड़ों को सुखाते समय पूरी तरह फैलाते हैं। यानी हम घरों में जो कपड़े सुखाते हैं उनको पूरी तरह फैला के सुखाते हैं। क्यों? कि उससे सतही क्षेत्रफल बढ़ जाती है और वाष्पीकरण तेजी से होता है, जल भाप बन के उड़ जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। उसका यही कारण है। अब हम अगला बिंदु लेते हैं नंबर 2, तापमान। तापमान भी वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है। तापमान जितना अधिक होगा उतना ही वाष्पीकरण अधिक होगा। तापमान के बढ़ने पर द्रव पदार्थ यहां जल ले रहे हैं, कणों को ऊष्मा ऊर्जा मिल जाती है। ऊष्मा ऊर्जा मिल जाती है जिससे कणों की गति
बढ़ जाती है, कणों की गति बढ़ जाती है और वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों में देर से सूखते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में तापमान वातावरण का बढ़ जाता है। अब तीसरा बिंदु लेते हैं आर्द्रता। यानी आर्द्रता को हम नमी भी कह सकते हैं, वायुमंडल में नमी। आर्द्रता वायु में आर्द्रता के कम होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी आर्द्रता में जितनी कमी होगी, वायु में आर्द्रता या वायु में नमी जितनी कम होगी, उतनी ही ये जलवाष्प को ग्रहण करने की ज्यादा ताकत रखती है। यानी वायु में नमी कम होगी तो आसानी से जलवाष्प को ग्रहण कर सकती है। जैसे गर्मी के दिनों में जब लू चलती है तो वायुमंडल में नमी की कमी हो जाती है, आर्द्रता की कमी हो जाती है, जलवाष्प की कमी हो जाती है और उस दौरान वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसी प्रकार एक अगली बात और लेते हैं, वायु की गति। वायु की गति जितनी तेज होगी उतनी वाष्पीकरण की दर भी अधिक होगी। अधिक गतिशील वायु में गति ऊर्जा अधिक होती है, यह ऊर्जा जलवाष्प को उड़ाने में मदद करती है। यानी बहती हुई वायु होती है, तेज गति से चलती हुई वायु होती है, वो जलवाष्प जो बनती है उसको आसानी से अपने साथ ले जाती है और वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। वाष्पीकरण के समय अभी हमने पढ़ा कि द्रव पदार्थ के कण जो होते हैं वो ऊष्मा लेकर के और फिर वाष्प में बदलते हैं। तो इस प्रकार से अपने आसपास की जब ऊष्मा ले लेते हैं तो वहां शीतलता का हमें अनुभव होता है। वाष्पीकरण के दौरान द्रव पदार्थ के कण अपने आसपास से ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं, अपने आसपास ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उस क्षेत्र में हमें शीतलता का अनुभव होता है। इसके हम दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण लेंगे कि वाष्पीकरण से हमें शीतलता कैसे अनुभव होती है। एक उदाहरण द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। नाखूनों पर लगी
पॉलिश को साफ करने के लिए नाखून पर लगी पॉलिश को साफ करने के लिए जो एसीटोन पदार्थ काम में लिया जाता है, यदि वह हमारी हथेली पर गिरता है तो हमें शीतलता का अनुभव होता है। शीतलता का अनुभव होता है। शीतलता का अनुभव क्या होता है? एसीटोन हमारी हथेली से उष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाता है। जिससे हमारी हथेली को शीतलता का अनुभव होता है। इसी तरह से और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम नहाते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जब हम नहाते हैं तो हमारे शरीर पर जो पानी होता है वो हमारे शरीर से उष्मा ऊर्जा लेता है और वाष्प में बदलने लगता है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है। चूंकि उष्मा हमारे शरीर से ली जाती है इसलिए हमें शीतलता का अनुभव होता है। यही कारण है कि गर्मी वाले दिनों में जब अधिक गर्मी होती है, अधिक लू चलती है, तो कूलर हमें शीतल हवा देता है। क्योंकि कूलर जो बाहर से गर्म वायु खींचता है उस गर्म वायु की उष्मा कूलर का जल ले लेता है और जल तेजी से वाष्पीकृत होने लगता है। चूंकि उष्मा गर्म वायु से ले ली जाती है, वायु ठंडी हो जाती है और हमें शीतलता का अनुभव होता है। और भी दैनिक जीवन में कई उदाहरण हैं। जो अपने घड़े होते हैं पानी के, उनमें पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि घड़े के सतह पर बहुत सारे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से पानी रिस करके और बाहर निकलता रहता है और जो पानी घड़े की सतह से बाहर आ जाता है वो घड़े के पानी से उष्मा लेता है और वाष्पीकृत हो जाता है। चूंकि घड़े के पानी से यहाँ उष्मा ली जा रही है इसलिए घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। और भी बातें हैं। जैसे हम गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहनते हैं तो भी शीतलता का अनुभव होता है। क्यों? एक दूसरा उदाहरण बोल लेते हैं। गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनने से हमें शीतलता अनुभव होती है। शीतलता अनुभव होती है। क्योंकि सूती कपड़ा हमारे शरीर से पसीना सोख लेता है। सूती कपड़े पसीने सोख पाते हैं, बाकी सिंथेटिक कपड़े होते हैं पसीने आसानी से नहीं सोखते हैं। तो सूती कपड़ा पसीना सोख लेता है और पसीने में उपस्थित जल हमारे शरीर से वाष्प लेकर वाष्पीकृत हो जाता है। जिससे हमें शीतलता महसूस होती है।
शीतलता महसूस होती है। अब देखते हैं अगली बात को कि कई बार हमने देखा है विशेष रूप से गर्मियों में जो शरबत शिकंजी बनाते हैं तो जो बर्फ का जल लेते हैं या बर्फ मिला जल मग में या गिलास में लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उस बर्तन की बाह्य सतह पर जल की बूंदें हमें नजर आती हैं। वो जल की बूंदें कहां से आती हैं? जब गिलास में बर्फ मिला जल ठंडा जल दिया जाता है तो गिलास की बाहरी सतह भी ठंडी हो जाती है। यानी जब ठंडा जल लेंगे गिलास में तो उसकी बाहर की सतह भी ठंडी हो जाती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प जब इस ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो उसकी ऊष्मा भी घट जाती है, जिससे जलवाष्प संघनित हो जाती है। यानी जल का वाष्प का जल में बदलना, इस क्रिया को संघनन कहते हैं। तो जो वायुमंडल में जो वाष्प होती है, जलवाष्प, वो संघनित हो जाती है और जल की बूंद के रूप में गिलास की बाहर की सतह पर जमा हो जाती है। इस प्रकार ये गिलास की बाहर की सतह पर हमें जल की बूंदें दिखाई देती हैं। इसी तरह से अब लास्ट टॉपिक रहेगा इसका कि पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएं। अभी तक हमने